नंबर 10 पर यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं तो आरंभ में जो बच्चे लिखना आरंभ करते हैं तो उन्हें इन अक्षरों के लिखने का भी ज्ञान होना चाहिए। तो मैं इसे उदाहरण से दिखा रहा हूँ। जैसे कि यह अंग्रेजी में एक शब्द लिखा हुआ है, तो इसमें जैसे अंग्रेजी लिखने की कॉपी है जो 3 पंक्ति की है, 1, 2 और 3, तो इसमें इसे सेटिंग करके लिखा गया है। तो डी जो है ये 2 पंक्ति के बीच आ रहा है, ओ सिर्फ बीच वाले पंक्ति के अंदर है और जी बीच और अंत के पंक्ति के अंदर पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से अंग्रेजी के अक्षर तीनों पंक्ति के अंदर लिखे जाते हैं, तीनों पंक्ति के अंदर आ जाते हैं, ठीक इसी तरह से हिंदी के भी जो अक्षर हैं, लेटर्स हैं, वह भी 3 पंक्ति के अंदर आ जाता है। जैसे अब जैसे यहाँ पर हमने क लिखा तो ये बीच के पंक्ति में आया है, और जब के लिखा जाएगा तो इसका जो ये मात्रा है ये ऊपर के पंक्ति के अंदर है, और ये जो नीचे कू लिखा गया है ये हर्ष उकार, तो ये नीचे की पंक्ति में आ रहा है। तो जिस तरह से अंग्रेजी के जो शब्द हैं, अक्षर हैं, वह तीनों पंक्ति के अंदर लिखा जाता है, आ जाता है, इसी तरह से हिंदी के भी जो राइटिंग है वह भी तीनों पंक्ति के अंदर आता है। परंतु ऐसा होता है कि अंग्रेजी लिखने के लिए हमें 3 पंक्ति की कॉपी प्राय मिलती है, तो 3 पंक्ति पर हम लोग आसानी से अंग्रेजी लिख लेते हैं। लेकिन हिंदी लिखने की जो कॉपी है अक्सर वो 1 पंक्ति की ही कॉपी रहती है। तो 1 पंक्ति की कॉपी रहने से इन अक्षरों को सेटिंग करने में समस्या बन जाती है। यद्यपि 3 पंक्ति के कॉपी भी बाज़ार में उपलब्ध है, लेकिन आरंभ में विद्यार्थी प्रायः इसी 1 पंक्ति पर लिखते हैं, जिसके कारण उनका लेटर सेटिंग नहीं हो पाता है। तो इसलिए आरंभ में उन्हें 3 पंक्ति के कॉपी पर लिखने का अभ्यास करना चाहिए, और कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से ये अंग्रेजी की लिखावट है 3 पंक्ति में, इसी तरह से ये हिंदी की भी लिखावट है। तो इन बातों का ज्ञान बच्चों को आरंभ में होना चाहिए, दिया जाना चाहिए। तो मैंने इसमें स्पष्ट कर दिया है 3 पंक्ति के कॉपी पर लिखने का अभ्यास करें, और जब लिखने के लिए पूरी तरह से सीख जाएं तो फिर 1 पंक्ति की कॉपी पर हिंदी लिखना आरंभ करें। ये तो एक आरंभिक लिखाने का जो एक क्रम है, ज्ञान है, उसे दिखाया जा रहा है कि कोई विद्यार्थी सुंदर लिखने के लिए कहाँ से, किस तरह से अभ्यास करेंगे। अब आप नंबर 11 पर देखें। 11 पर है लेटर के डायरेक्शंस का अभ्यास। लेटर के डायरेक्शंस के अभ्यास में यह दिखाने का प्रयास किया गया है, जैसे हमें क लिखना है तो फिर हम क लिखने के लिए सबसे पहले इसे बनाते हैं, 1 में, 2 में इसे बनाते हैं और 3 में इस तरह से। तो इस क को बनाने में ये 3 आकृति कार्य कर रही है, 1 इस तरह से और ये 2 और ये 3। तो हम सुंदर तरह से क लिख सकें तो इसके लिए सबसे पहले हमें इन जो क के ये जो पार्ट्स हैं, आकृतियाँ, तो इसका अभ्यास कर लेना चाहिए। और जब तक यह पार्ट सुंदर नहीं बनेगा तब तक हम क पूर्ण रूप से सुंदर नहीं लिख सकेंगे। जैसे पहले इस पार्ट्स का आप अभ्यास कर लें, इस तरह से
एक में इस तरह से, फिर इस पार्ट्स का अभ्यास करें। यह ऊपर से नीचे की ओर आती है और फिर इस पार्ट्स का अभ्यास करें। तो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। फिर क के ऊपर जो एक रेखा खींचेंगे, तो इसके लिए हमें इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। रेखाओं की या रेखाओं से निर्मित जो खुली आकृतियाँ हो सकती है या बंद आकृतियाँ हो सकती है। तो इन सभी अभ्यास को पहले आप पूरा करें और तब जाकर के आप इस तरह से सुंदर रूप में क लिख सकेंगे। तो यदि किसी का क सुंदर नहीं बन रहा है, अर्थात लिखावट सुंदर नहीं बन रही है, तो सबसे पहले है कि ये पहला पार्ट से या यदि सुंदर बनेगा, दूसरा पार्ट से ये सीधा एक लकीर का निर्माण होगा और कुछ इस तरह से, तभी जाकर के यह क आपका सुंदर बन सकेगा। अगर लिखावट सुंदर नहीं बन रही है, नहीं बन पा रही है, तो निश्चित तौर पे जो लेटर्स के पार्ट्स हैं, इस पार्ट्स को लिखने में कहीं न कहीं फॉल्ट हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि कोई चीज़ होता है, तो अब उस चीज़ के उसके अपने पार्ट्स होते हैं, तो पहले पार्ट्स को निर्मित कर लिया जाता है और जब पार्ट्स बन जाते हों तो सारे पार्ट्स को लेकर उसे सेटिंग कर लिया जाता है। अगर हम पार्ट्स को इग्नोर करेंगे तो वो चीज़ नहीं बन सकेगा। जैसे एक कुर्सी बनाना है, टेबल बनाना है, तो पहले इसके लिए जो उसके पार्ट्स हैं, तो पहले उसको तैयार कर लिया जाता है और जब सारे पार्ट निर्मित हो जाते हैं फाइनली सुंदर रूप से, और तो उसको सेट करके एक फर्नीचर बना लिया जाता है। तो कुछ मामला इसी तरह से इसका भी है। अब इसके को सुंदर बनाने के लिए अब इसके जितने पार्ट्स हैं, पहले आप इसके पार्ट्स को तैयार करें। अगर ये पार्ट्स सुंदर नहीं है तो फिर आपका ये राइटिंग भी सुंदर नहीं होगा। तो जो बात अंग्रेजी हिंदी में है, ठीक वही बात इंग्लिश राइटिंग में भी है। तब इसमें भी ए लिखने के लिए पहला ये है, दूसरा इस तरह से है और तीसरा इस तरह से। तो इसके लिए पहले आपका ये एक बैलेंस में होना चाहिए। अगर ये रॉन्ग है तो आपका ए भी सुंदर नहीं बनेगा, राइटिंग नहीं बनेगा। फिर दूसरा पार्ट से ए लिखने के लिए पहला ये मूव करते हैं, दूसरा ये, तो फिर कुछ हम इस तरह से लिख लेंगे और फिर ये बीच के पार्ट्स को। तो जब सारे पार्ट्स सुंदर रूप से निर्मित हो जाए तो फाइनली लास्टली जो है हम इस तरह से इसको निर्मित कर सकते हैं। तो अंतिम निष्कर्ष यह हुआ कि आप इसे लिखने के लिए इसके जो पार्ट्स हैं उसे आप सबसे पहले अभ्यास कर लें, पूरा कर लें। अगर ये सुंदर बनेंगे तो ही जाकर ये सुंदर बनेगा। अगर ये सुंदर नहीं बन रहा है तो निश्चित तौर पे आपका ये प्लानिंग फॉल्ट हो रहा है। अब आप आगे देखें, 12 नंबर पर लिखा हुआ है, अंततः छोटे अक्षर का अभ्यास, बड़ा से छोटा। बच्चे आरंभ में बड़ों के जैसे छोटे सटीक और संतुलित अक्षर लिखने में असमर्थ होते हैं, इसलिए क्रमशः अभ्यास करके बड़े अक्षर से छोटे अक्षर की तरफ आना चाहिए, जाना चाहिए, बच्चों को लाना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आरंभ में बच्चों को आप बड़े अक्षरों को सिखाएं, इसके बाद उससे छोटा अक्षर, उसके बाद इस तरह से, और सबसे अंत में इस तरह से सिखाएं। क्योंकि आरंभ में वो इस तरह से बैलेंस लिखने में समर्थ नहीं है हो पाते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे क्रमशः उसे जो हिंदी के वर्णमाला हैं या जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, तो उनको इसी तरह से क्रमशः बड़े से छोटे की तरफ लाएं और लास्टली उसे बैलेंस में लिखाएं। नंबर 13 पर है अक्षर पेंट करने की कला। तो
इसके लिए आप सादे कागज़ का इस्तेमाल करें और अक्षर पेंट करने की कला को जानें, जैसे और किस तरह से निर्मित किए गए हैं, ये लिख करके ए का कौन सा किस तरह का भाग मोटा होगा, कहाँ पतला होगा, कहाँ कौन सा स्टाइल पड़ेगा। तो इन सब बातों की जानकारी आपको जब आप लेटर राइटिंग देखेंगे बुक के अंदर तो आपको इससे सीखने को मिल जाएगा। और नंबर 14 पर यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि कॉपी रखने का स्टाइल। तो आप इस तरह से कॉपी नहीं रखें, कॉपी को इस तरह से कुछ एंगल पर रखें, और तो 90 डिग्री पर है, इस तरह से नहीं रखें, कॉपी को कुछ आगे इस तरह से मोड़ दें, घुमा दें। तो इस तरह से लिखने पर क्या होगा कि ये जो है सो आपको लिखावट इस पर लिखने में बनेगा, और इस तरह से ये सीधा हाथ रखने से लिखावट नहीं बनती है। तो लेटर राइटिंग को कॉपी रखने का स्टाइल भी प्रभावित करता है। फिर है कलम का दाब। पेपर की क्वालिटी के अनुसार लिखना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा दाब देने से कागज़ के दूसरी तरफ कॉपी पर निशान पड़ सकता है, जिससे दूसरी तरफ राइटिंग लिखने में रॉन्ग होता है। जैसे मैं इसके लिए उदाहरण दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ एक कोई लेटर लिख रहा हूँ, ये हल्के हाथ से लिख रहा हूँ, और इसको मैं अब ये दाब दे करके लिख रहा हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा मैंने दाब दे दिया है। तो अब आप इसके परिणाम को इसके बैक में देखें। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये ऊपर जो लिखा गया था प्लेन दाब में ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा दाब देने से ये जो है लिखावट उभर के सामने आ गई है। तो इस तरह से दूसरे पार्ट्स में लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से इसमें यही कहा गया है कि पेपर की क्वालिटी देखें। अब जैसे यह पेपर है और सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, तो उसके हिसाब से आप कितना दाब दिया जाएगा ताकि दोनों तरफ हम लिख सकें। नंबर 16 पर है सिटिंग स्टाइल। तो हम जब भी कुछ लिखते हों तो हमारा सिटिंग स्टाइल भी हमारे राइटिंग को प्रभावित करता है। तो सिटिंग क्या है कि सिटिंग स्टाइल आरामदायक रखें। यदि दाहिने हाथ से लिखते हों तो बाएं हाथ कॉपी के ऊपर रखें, बाएं हाथ से कॉपी पेपर कागज़ को पकड़ कर रखें। कहने का मतलब है ये मेरा दाहिना हाथ है, मैं इस पर इसे लिख रहा हूँ, और ये रहा बायां हाथ। तो आप जैसे लिखें तो इस तरह से ये हाथ को इस पर आप रखें और तब इस पर लिखें, या नहीं तो इस तरह से आप कॉपी को ऐसे पकड़ करके फिर ऐसे लिखें। तो इससे क्या होगा कि लिखने के क्रम में कॉपी ये अनबैलेंस्ड नहीं होगा, कॉपी हिलेगा नहीं। अगर कॉपी ये लिखने में अगर ऐसे लिखने से ये हाथ नहीं दिया जाए तो फिर वो कुछ इस तरह से तो रॉन्ग हो जाएगा, लिखने में लिखावट बनेगा ही नहीं। तो बाएं हाथ को भी कॉपी के ऊपर रखें। अगर आप बाएं हाथ से लिखते हो तो राइट हैंड को कॉपी पर रखें, उससे कॉपी को पकड़ें। अब नंबर 17 पर यह दिखाया गया है कि किस पेन से लिखें। अब जैसे कि कोई कलम होती है तो पेन से जब लिखना आरंभ करते हैं तो वो अभी नए पेन के रूप में है। तो पेन जो है स्टार्टिंग होता है या बिटवीन बीच में भी। अब जैसे कि ये कलम है तो अभी तो ये बहुत लिखा जा चुका है, मैं इसे दूसरे कलम से दिखाता हूँ। जैसे यह पेन है तो अभी तो इसमें इतना इंक है, तो जैसे माना कि ये नया है, और कभी कभी लिखते लिखते यह इंक यहाँ तक भी आ जाएगा तो ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा, और कभी कभी लिखते लिखते इंक यहाँ लास्ट करेगा। तो इसके इंक की 3 जो है अवस्था हो जाएगी। तो स्टार्टिंग, बिटवीन और लास्ट। तो इसमें यह है कि जब कोई पेन स्टार्टिंग में लिखते हैं तो उसकी लिखावट हल्की लिखावट होती है, और जो इंक होता है उसका रंग गहरा नहीं हो पाता है।
और जो बीच के जो उसमें होते हैं, इंक होते हैं, जब कलम का इंक बीच में आ जाए तो उससे गहरी लिखावट उत्पन्न होती है और उससे लिखावट बैलेंस हो जाती है। और यदि कलम में यदि लास्ट इंक हो रहा हो, जैसे अब थोड़ा सा बच गया यहाँ, तो इसमें ये पेन जो है सो इस लिखने में इसका रंग ज़्यादा गहरा होगा कॉपी पर, और यह पेन जो है यह नीब से ज़्यादा स्लिप करेगा। ये ज़्यादा स्लिप करने से लेटर जो है सो अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि सुंदर लिखावट के लिए आप कलम के जो मिडिल पॉइंट के इंक हैं तो इतना दूर से आप लिखें, और आरंभ इतना दूर और ये लास्ट इतना दूर, ये भी अक्षर लेटर को प्रभावित करता है। और जिस पेपर पे आप लिख रहे हो तो उस पर भी यह डिपेंड करता है। अगर ये पेपर है, अगर ये ज़्यादा स्लिप कर रहा है, ये इस पर ज़्यादा फिसलन है, तो भी आपका लेटर राइटिंग जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही गति वो लेटर राइटिंग अपने आप में पकड़ लेता है पेपर के कारण। तो पेपर में भी एक कुछ रुखरापन होना चाहिए, ताकि वो जो हम राइटिंग कर रहे हों तो वो जो इंक है या राइटिंग है या जो नीब है वो पेपर को पकड़ सके। ज़्यादा ये प्लेन पेपर भी ठीक नहीं होता है लिखावट के दृष्टिकोण से। तो इस तरह से आप देखें। और नंबर 18 पे है, प्रत्येक प्रयास पीछे से बेहतर हो। कुछ आप ऐसा लिखें जैसे आपने पहला प्रयास में राम इज ए बॉय इस तरह लिखा, दूसरी बार आप इस तरह से प्रयास करें, इससे और बेहतर लिखें, फिर इससे भी बेहतर लिखने का प्रयास करें। तो ये अपने जो सीखने का ये जो प्रयास है उसको धीरे धीरे आप और स्टैंडर्ड में लाएं। तो प्रत्येक प्रयास पीछे से बेहतर हो, यह प्रयास पीछे से बेहतर हो, और यह प्रयास जो बेहतर है अपने पीछे के प्रयास से बेहतर हो। तो इस तरह से आप लिखने का अभ्यास करें। तो लिखने की एक अभिलाषा होनी चाहिए कि हम प्रत्येक जो है सो बेहतर से बेहतर, आगे हम बेहतर कार्य कर सकें, पीछे से बेहतर। तो ये आपकी मनोवृत्ति यदि है तो ही आप बेहतर लिख सकेंगे। तो इसमें एक रिसर्च माइंड उत्पन्न होता है जो लेटर को एक नई दिशा में, बेहतर दिशा में, और जल्दी उसके फॉल्ट को पकड़ करके वो अपना सुधार कर लेता है। नंबर 19 पर है कि पहले नकल बाद में स्टाइल को विकसित करें। मैंने यह बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया है जो समझ से पूर्ण है। अब आप देखें कि पहले आप समान तरह से ए लिखें, उसके बाद किताबों में जो वर्णित है, जो इस तरह के ए लिखे गए हैं, तो इसका आप नकल करें। ये बी है, पहले इस तरह लिखें, फिर इस तरह से आप नकल करें, डी वगैरह। और जब आप इस तरह से लिखने में समर्थ हो गए तो फिर सेल्फ मेड अपना स्टाइल विकसित करें। ये सेल्फ है। तो कहने का मतलब है कि यह प्रिंट लेटर है और यह कर्सिव लेटर है और यह सेल्फ स्टाइल है। आप भी क्रिएटर बनने का प्रयास करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉलोअर हुआ और ये क्रिएटर का कार्य करता है। तो लेटर को आप किसी भी स्टाइल देने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, इसमें ऐसा है कि एक सेंस बन जाए कि ये लिखा गया है या बी लिखा गया है या सी, और किसी भी लेटर को आप किसी भी अंदाज में सजा सकते हैं, उसकी ओरिजिनलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। बाकी स्टाइल देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जैसे आर्टिस्ट लिखते हैं, अब कुछ लिखना हो, साइन बोर्ड है या कोई भी ऐसे पेपर्स हैं, तो भिन्न भिन्न तरह से ए बी सी किसी को भी वो नए अंदाज में नए मॉडलिंग करके लिखते हैं। पढ़ने वालों को पता चल ही जाता है कि ये लिखा गया है कि या बी लिखा गया है, तो वो सेंस एक समझ क्लियर हो जाए कि ये इस तरह से ए है या बी है। तो इस तरह से नए नए अंदाज़ों में आप लिखने का
प्रयास करें, अपना भी योगदान दें अंग्रेजी को। राइटिंग के क्षेत्र में सिर्फ फॉलो ही करेंगे, सभी फॉलो ही करेंगे तो नए का जन्म कैसे होगा। तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है, आपका भी यह है होना चाहिए कि आप भी इस भाषा के क्षेत्र में अपना कुछ योगदान दें, अपनी विशेषता को रखें। तो इससे और वो भाषा विषय या जो भी है लिखावट और पहले की अपेक्षा और अपने समृद्धि से पूर्ण गुणों से और भरेगा। तो विकास के नए नए आयाम, नए नए द्वार खुलेंगे और इस तरह से टैलेंट हमें ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। और एक बात ध्यान देना है कि यदि सभी लोग नकल ही करेंगे, फॉलो ही करेंगे तो संसार में फिर नए का जन्म कौन करेगा, नए का निर्माण किस तरह होगा। तो कुछ नए के निर्माण में भी आप पहल करें और अपना नया कदम उठाएं। नंबर 20 पर यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो लिखा हुआ है कि मन के भावों का प्रभाव हमारे राइटिंग्स पर, हमारे मन के भावों का प्रभाव पड़ता है। जैसे जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारी लिखावट कुछ और हो सकता है, क्रोध में अलग प्रकार की लिखावट हो जाती है, घृणा में, या यदि हम भयभीत हैं, डरे हुए हैं तो लिखावट का प्रकार बदल जाता है। तो इसमें यह कहने का मतलब है कि मन के जो ये सब भाव हैं, प्रेम, क्रोध, घृणा, डर, आनंद, तो सबों में सब तरह से लिखावट का वो प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और सभी तरह के लिखावट हो जाते हैं। तो रिसर्चरों ने तो यहाँ तक रिसर्च कर लिया है कि हमारी लिखावट को देख कर के ही वो जान सकते हैं कि लिखते समय हमारे मन का भाव क्या था, हम किस आवेश से गुजर रहे थे। तो लिखावट बहुत कुछ कह देती है। तो अभी तो फ़िलहाल उतने रिसर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इसके हल्के रूप से लेना है कि जो जीवन की जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वो आनंद की स्थिति है, जीवन की सर्वश्रेष्ठ परिस्थिति। तो आप एंजॉय के साथ किसी कार्य को करें, इस वे में कार्य करें, इस वे में आप राइटिंग करें, तो राइटिंग आपका बैलेंस में होगा और सुंदर लिखावट बनेगी। अब 21 नंबर पे है लिखावट का रूप किस तरह से होना चाहिए। जैसे लिखावट के जो गुण हैं कि वो सुंदर, फ्रेश, गतिशील या लयबद्ध हो, ज़्यादा छोटा नहीं हो और ज़्यादा घसीट कर्सिव भी नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा लिखें ताकि पढ़ने लिखने में आँख पर एक्स्ट्रा असर, दबाव नहीं पड़े, और विज़न फ्रेश होना चाहिए, पढ़ने में एक तनाव नहीं होना चाहिए। साथ ही किसी को भी वैसा नहीं लिखना चाहिए जिससे दूसरों को पढ़ने में परेशानी हो और उसका बहुमूल्य समय नष्ट हो सके। तो जो लिखावट इतने सारे गुणों से पूर्ण होते हैं, मैं उसे ही सुंदर लिखावट कहता हूँ। सिर्फ लिखावट के साथ कई क्वालिटी होनी चाहिए। यह ठीक है कि राइटिंग हमारा सुंदर हो, लेकिन सुंदर के साथ प्लस इतना उसके अंदर ये क्वालिटी शामिल होना चाहिए, तभी वो सुंदर रूप ले सकेगा। माना कि हम बहुत अच्छा लिखते हों, सुंदर लिखावट है, परंतु किसी दूसरे को पढ़ने में परेशानी हो रही हो। अब जिसे 1 मिनट में पढ़ना चाहिए, पढ़ने वालों ने इसे 25 मिनट में पढ़ा, तो इस तरह के सुंदर लिखावट का कोई वैल्यू नहीं है, यह कोई सुंदर लिखावट नहीं हुआ। वह कई क्वालिटियों से भरा रहना चाहिए। जिस तरह से व्यक्ति अपने रंग रूप से सुंदर नहीं होते हैं, वो अपने आत्मा से, मन से, विचारों से, भावों से, आंतरिक गुणों से सुंदर होते हैं। अर्थात विद्यार्थी की सच्ची सुंदरता, जैसा महान लेखक प्रेमचंद ने कहा कि विद्यार्थियों की सच्ची सुंदरता उनके
गुणों और योग्यता में होती है, न कि बाहरी फैशन में, न बाहरी चमक दमक में। इसी तरह से राइटिंग भी है। राइटिंग की जो एक प्रभाव है, सच्ची सुंदरता वह है जो अपने कई क्वालिटियों के साथ हो, इतने सारे क्वालिटी के साथ वो सुंदर हुआ। और बेहतर तरीका से हमने ये लिख दिया, लेकिन दूसरों को दिक्कत हो रही है, तो वो मैं उसे सुंदर नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो अंदर से सुंदर नहीं है, अपने क्वालिटी के साथ नहीं है। ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है और बड़े ही रिसर्च पर आधारित है। आप इसे देखेंगे तो फिर मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। अब आप यहाँ देखें कि किस तरह से लिखना चाहिए। इसके लिए आप महात्मा बुद्ध के कुछ ज्ञान को देखें। उन्होंने माना कि जीवन एक वीणा है, वीणा के जैसे है। जैसे वीणा के किसी तार को ज़्यादा ढीला कर देंगे तो स्वर विकृत हो जाएगा, और ज़्यादा टाइट भी कर देंगे तो भी स्वर विकृत हो जाएगा, मधुर संगीत नहीं निकलेगा। वीणा से मधुर संगीत तभी निकलेगा जब उसके स्वर बीच में हो, न ज़्यादा ढीला और न ज़्यादा कसा हुआ हो। तो इसी तरह से आपकी लिखावट भी होनी चाहिए। आपके जीवन के हर एक कार्य करने का यही अंदाज, तरीका होना चाहिए, और यही कार्य की सफलता का रहस्य होता है। प्रायः हम लोग ऐसा करते हैं कि कभी जल्दबाजी ही कर देते हैं और कभी बहुत स्लो ही कर देते हैं कार्य को, लेकिन ऐसा नहीं है। तो नियमित होकर कार्य करें और जीवन को मध्यम स्थिति में रख करके सारे कार्यों को अंजाम दें। जो सफलता का राज है, कार्य करने का रहस्य है। तो महात्मा बुद्ध ने जैसा कहा, तो राइटिंग भी कुछ मैंने इसी आधार से दिखाने का प्रयास किया है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये दिस इज़ ए पेन, ये स्लो राइटिंग हो गया, विकृत हो गया, और ये फास्ट हमने कर दिया, फास्ट राइटिंग, तो भी ये विकृत हो गया। तो आप न इस तरह लिखें और न इस तरह लिखें, आप इसको मिडिल पॉइंट में रख करके इस तरह से लिखें, तो ये बैलेंस में रहेगा और यह सुंदर दिखाई पड़ेगा। नंबर 22 पे आप फिर यह देखें कि स्टूडेंट लाइफ में जो होता है या ऑफिशियल जो एज है, ऑफिशियल लाइफ है, तो दोनों के लिखावट में अंतर हो जाता है। जैसे स्टूडेंट लाइफ में हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, और जब ऑफिशियल एज में, ऑफिशियल लाइफ में आते हैं, राष्ट्र की सेवा में आते हैं, विभिन्न पदों पर सुशोभित होते हैं, तो बहुत कुछ लिखना पड़ता है, समय कम रहता है, तो कभी कभी फास्ट राइटिंग भी हो जाता है। तो स्टूडेंट लाइफ और ऑफिशियल लाइफ के लेटर्स में लिखावट में अंतर आ जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको, जैसे आप स्टूडेंट यदि हों तो इस तरह से तो जानकारी ठीक ही है, आपको इस तरह के भी लेटर्स को पढ़ने की आदत रहनी चाहिए, समझ रहनी चाहिए, जानकारी रहनी चाहिए, ताकि यह स्टूडेंट लाइफ जब ऑफिशियल लाइफ में जब बदलेगा तो उस दिन इस तरह की लिखावट को पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से ये अब अंतिम पॉइंट है। मैंने दिखाया है कि पहले नकल, बाद में स्टाइल, सेल्फ स्टाइल विकसित करें, हमेशा नकल ही नहीं करें। तो अब देखिए, पहले आप इस तरह से ये लिखिए, और जब आप लिख लेते हो तो आप इस तरह से अपना सेल्फ स्टाइल विकसित करें। यहाँ पर एक ही ए को विभिन्न तरह से दिखाया गया है, और यह भी देखें कि यह जो स्टाइल है, इसकी तुलना करके देखें तो आपको इससे बेहतर आपको सेल्फ स्टाइल ही लगेगा। आप देखिए, ABCD कितने सुंदर तरह से और स्टाइल्स में लिखे गए हैं। और स्टाइल देने के लिए आप स्वतंत्र हैं,
सिर्फ सामने वाले को पता लग जाए कि आपने ए लिखा, बी लिखा या सी लिखा हुआ है, दूसरों को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, उसकी जो ओरिजिनलिटी है, मूल जो है प्लानिंग, मूल रूप नहीं बदल सके, बाकी स्टाइल आप दे सकते हैं। तो यह जो एक नया स्टाइल आ रहा है, कैसे आ रहा है? अगर हम सिर्फ फॉलो ही करते रहेंगे तो फिर इस तरह से नए का निर्माण नहीं हो सकता है। तो कुछ आप अपना क्वालिटी विकसित करें, सेल्फ मेड करें। आपने बहुत कुछ सीखा दुनिया से, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी अपना कुछ योगदान दें दूसरों को, तो ताकि यह जो परंपरा है, इतिहास है, हमेशा पूर्णता और समृद्धि की ओर यह चलता रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की एक सीमा है, परंतु मानव मन इन्फिनिट का तक चिंतन कर अपनी कल्पनाओं को साकार रूप दे सकता है। लास्टली, डोंट बी फॉलोवर, बी क्रिएटर। तो इस तरह से मैंने इसमें दिखाया है कि सुंदर अक्षर नहीं बनने के बहुत कारण होते हैं, और मैंने प्रयास किया है। और मैं यह भी नहीं कहता हूँ कि जो मैंने लिखा है वही सही है, और जिन्हें रॉन्ग लगे तो वो उसे रिजेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें, इनवैलिड कर सकते हैं। सबका अपना अपना सिद्धांत है, विचारधाराएं हैं, अपना अपना चिंतन है, मानना है, एक्सपीरियंस है। तो लास्टली आपको यह कैसा लगा, मैं जानने की जिज्ञासा में रहूँगा। आप निश्चित तौर पे हमें कमेंट करेंगे मेरा यह प्रयास कितना हद तक सफल हुआ। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो या क्लास समाप्त होता है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय सुपौल।